हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में जिसमें हम एमपी बैगदो हिंदी साहित्य में आज यूनिट नंबर 1 की जो है थ्योरी क्लास लेकर आए हैं। तो यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरी थ्योरी जो है यूनिट नंबर 1 की कवर की गई है और उसके बाद में जो है हमने इसकी जो है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ भी एक वीडियो में कवर किए हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आइए देखते हैं हम यूनिट नंबर 1 थ्योरी क्लास। यह जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम आपके लिए जो है यूनिट नंबर 1 की थ्योरी लाए हैं और साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और यूनिट नंबर 1 की जो थ्योरी में हमने सभी महत्वपूर्ण पॉइंट कवर किए हैं। तो आपका जो है एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक जो है कवर हो जाएगा। यदि अभी तक आपने पुराने वीडियो नहीं देखी हैं, यूनिट नंबर 3, 4, 5 की वीडियो नहीं देखी हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वो भी हमने आपके लिए अपलोड कर दी हैं। उनमें भी इसी प्रकार से है कि आपकी पहली थ्योरी के बाद आपके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप देखें एक ही वीडियो में आपके दोनों जो है कवर होते साथ में चल रहे हैं। आइए देखते हैं। तो हमारा जो सिलेबस है, सिलेबस की अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो आपको दिख रहा है सिलेबस कि हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में हम देखेंगे पाली, प्राकृतिक, सौरसेनी, ऐधमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी जो है विशेषताएं। आइए देखते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में पाली, प्राकृतिक, सौरसेनी और ऐधमागधी, मागधी, अपभ्रंश, उनकी विशेषताएं। इसी प्रकार से आगे हिंदी का भौगोलिक विस्तार कैसा कैसा, जैसे उसमें उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी है, बिहारी है, पहाड़ी वर्ग है, उसकी बोलियां हैं, खड़ी बोली है, ब्रज और अवधि की जो है विशेषताएं भी पढ़ना है और बोली के बारे में भी जानना है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपका आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें है कि संसार की प्रत्येक भाषा की एक सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हमें पता है कि संसार की कोई भी भाषा हो उसकी एक कैसा होती है, सैद्धांतिक व्यवस्था होती है। हिंदी की एक भारतीय आर्य भाषा है। हिंदी कैसी है, एक भारतीय जो है आर्य भाषा है। हिंदी शब्द का मौलिक अर्थ है हिंद या भारतीय भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग जो है फारसियों और अरबों ने किया है। तो हम देख रहे हैं कि हिंदी का मौलिक अर्थ क्या है, हिंद जो है हिंदी का मौलिक अर्थ है हिंद, और भारतीय जो है भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग किसने किया था, सबसे पहले फारसियों और अरबों ने जो है किया था। पंडित रामनरेश त्रिपाठी के अनुसार जो है ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहते थे। जो ईरानी है महाभारत के काल में भारत को क्या बुलाते थे, भारत को भी हिंद कहते थे। अतः स्पष्ट है कि कालांतर में हिंद देश के निवासियों को हिंदुस्तानी और उनकी भाषा को जो है हिंदी कहा जाने लगा है। तो आपको पता चल गया है यहाँ पे कि जो हिंदी है, हिंदी किसने हमसे हिंद कहा, तो हमसे हिंद जो कहा ईरानी लोगों ने। किन्होंने कहा, ईरानी लोगों ने कहा है। तो हमसे हिंद कहा और हिंद के निवासी हिंदुस्तानी हो गए और हिंदुस्तानियों की भाषा कौन सी होगी, हिंदी होगी। तो यहाँ से जो है हिंदी का सबसे पहले प्रयोग हुआ। अब हम देखते हैं भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा के विषय में आप देखेंगे कि जो भारतीय आर्य भाषा है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें देखेंगे कि भारत की लगभग 3000 भाषाओं को, विश्व की लगभग, तो विश्व की लगभग 3000 या हम कहें 2700 प्लस 2700 भाषाएं जो है पूरे विश्व में बोली जाती हैं। तो पूरे विश्व में कितनी बोलियां हैं, 2700 या 3000। हम दोनों बीच में लगभग, आपका ऑप्शन की अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर होगा 2700 या 3000 भाषाएं जो है, जो यहाँ पे बताया गया है कि विश्व की लगभग 3000 भाषाओं को मुख्यतः 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। तो जो 3000 या 2700 लगभग भाषाएं हैं उनको कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है, उनको जो है 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। इनमें है भारोपीय, भारोपीय को हम बोलते हैं भारत और यूरोपीय। उसके बाद है द्रविड़, उसके बाद है चीनी, उसके बाद है सेमेंटिक, उसके बाद है टेमेटिक, उसके बाद है आग्नेय, उसके बाद है यूराल, फिर आगे है बॉन्टू, उसके बाद है रेड इंडियन, उसके बाद है काकेसस, उसके बाद है सूडानी और लास्ट में है आपकी बुशमैन।
तो जो भारतीय जो भाषाएं हैं, जो 12 भाषा परिवार है, उनको आपने नाम से देख लिया। याद कर लेना है कि हमारा जो भाषा परिवार है वो क्या है, भारोपीय भाषा परिवार है। तो भारत का जो है भाषा भारोपीय भाषा परिवार है। उसके बाद भी है, जैसे हम देखें द्रविड़ है, चीनी है, सेमेटिक है, टेमेटिक है, आग्नेय है, यूराल है, बॉन्टू है, रेड इंडियन है, काकेशस है और सूडानी है और पुसमैन है। बाकी जी क्या है, भाषा परिवार यहाँ पे है। आइए आगे हम देखते हैं, इन 12 भाषा परिवारों में भारोपीय समूह विश्व का अत्यंत विस्तृत भाषा परिवार है। हिंदी इसी भाषा परिवार की भाषा है। तो भारोपीय भाषा जो परिवार है, 12 भाषा परिवारों में जो भारोपीय भाषा परिवार है, उसी की हमारी भाषा क्या है, हिंदी, वहीं से जो है उसी भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। आगे है, इस भाषा परिवार की भारतीय भाषा को ही भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। तो जो है इस भाषा परिवार की जो भारतीय शाखा है, कौन सी शाखा है, भारतीय शाखा को ही हम क्या कहते हैं, भारतीय आर्य भाषा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय आर्य भाषा हम कहाँ से आई है और किसको कहते हैं। आइए इसके संबंध में हम आगे देखते हैं कि जो भारतीय आर्य भाषा है, इसको 3 भागों में जो है विभाजित किया गया है। तो कितने कालखंडों में बांटा गया है, 3 कालों में जो है विभाजित किया गया है। पहले को हम कहते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये कब से कब तक मानी जाती है, ये 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। उसके बाद जो दूसरी है वो है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसको जो है हम 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक मानते हैं। और सबसे लास्ट में जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, इसको हम 1000 ईस्वी से लेके अब तक मानते हैं। अब आइए हम प्रकाश डालते हैं तीनों पर, तीनों को हम एक एक करके ध्यान से देखते हैं। आपको वीडियो में मजा आ रहा होगा। यदि आपको मजा नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसमें जो है हमने बिल्कुल विस्तृत जानकारी आपके लिए ली है। और विस्तृत जानकारी में हम आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बता रहे हैं, तो आपको पूरा समझ में आ रहा है। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा वीडियो देखते रहें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए हिंदी साहित्य में जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए कराते रहते हैं। और हमारी जितनी भी वीडियो हैं, सभी वीडियो में जो है महत्वपूर्ण ही टॉपिक कवर किए जाते हैं, अन्यथा की कोई भी बात नहीं ली जाती है। आइए देखते हैं। तो इसमें हमने देखा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कब से कब तक चलती है। तो इसको माना गया है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। तो आइए इसमें देखते हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को 2 भागों, कौन कौन, संस्कृत व लौकिक संस्कृत में वर्गीकृत किया गया है। इसमें जो 2 भागों हैं, एक तो वैदिक संस्कृत है और दूसरी इसमें लौकिक संस्कृत, 2 प्रकार के में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक संस्कृत। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन सी, एक तो वैदिक संस्कृत, दूसरी लौकिक संस्कृत। अब सबसे पहले हम वैदिक संस्कृत में देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। तो वैदिक संस्कृत में आप देखेंगे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम रूप जो है वैदिक संस्कृत, वैदिक साहित्य में दृष्टिगोचर होता है। तो आप देखेंगे कि जो पुरानी साहित्य है, पुरानी हमारी जो हिंदी है, तो पुरानी जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो प्राचीनतम माने पुराना रूप जो है, उसको हम वैदिक साहित्य में माने देखते हैं। दूसरा है, वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण और तीसरा है उपनिषद। तो 3 भागों में जो है किसको, वैदिक संस्कृत को बांटा गया है। अब आइए तीनों भागों को हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो है वैदिक साहित्य कहते हैं हम। और वैदिक साहित्य को जो है 3 भागों में बांटा गया है, संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। अब हम जानते हैं संहिता क्या होती है। तो इसमें कहा गया है कि संहिता के अंतर्गत 4 वेद आते हैं। आपने वेदों के नाम सुने हैं, तो आप जानते हैं कि जो है संहिता के अंदर क्या आता है, संहिता के अंदर 4 वेद आते हैं। जैसे कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद में दोनों यजुर्वेद आते हैं, एक तो शुक्ल यजुर और कृष्ण यजुर, और सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद हम देखें कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद संस्कृत का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 जो है ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति से संबंधित श्लोक
हैं। तो ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में जो है श्लोक दिए गए हैं। आगे देखेंगे हम यजुर्वेद। तो यजुर्वेद कृष्ण एवं शुक्ल इन दो रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद जो है संहिता में मंत्र भाग, गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ साथ जो है संकलित किए गए हैं। तो जो है कृष्ण यजुर्वेद जो है उसमें मंत्र भाग और गद्यमय व्याख्यात्मक भाग साथ साथ में लिए गए हैं। उसके बाद जो है आपका शुक्ल यजुर्वेद है, उसमें शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित हैं। तो शुक्ल युग में जो शुक्ल यजुर्वेद संहिता है उसमें केवल मंत्र हैं, और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें मंत्र और गद्यमय व्याख्या दोनों साथ साथ में है। आगे हम देखते हैं उसके बाद जो है हमारा सामवेद। तो सामवेद में हम देखेंगे कि इसमें सोम याज्ञों माने यज्ञों में वीणा के साथ गाए जाने वाले सूत्रों को गे पदों के रूप में सजाया गया है। तो हम देखेंगे कि जो सामवेद है, सामवेद में यज्ञों के जो है मंत्र वगैरह है इनको गाकर वीणा के साथ गाकर जो है सुना गया है। तो यहाँ पे गे पद है, क्या पद है, गे पद है। और सबसे लास्ट में आप देखेंगे अर्थवेद। तो इसमें जो है जनसाधारण में पिछले मंत्र तंत्र टोने टोटके का संकलन है। तो जो है अथर्ववेद में मंत्र तंत्र वगैरह दिए गए हैं, और टोने टोटके जो है जो मंत्र होते हैं, जो ये टोटका वगैरह होते हैं, तो उसको जो है अथर्ववेद में कवर किया गया है। आइए आगे हम देखते हैं कि ब्राह्मण संहिता अब हम 3 भागों में बांटा था। पहले क्या था, पहले जो था सबसे पहले हमने देखा था कि संहिता थी। तो संहिता के बारे में हमने देख लिया कि संहिता में जो है पूरे वेद कवर किए गए हैं चारों। उसके बाद है ब्राह्मण और लास्ट में है उपनिषद। तो हम देखेंगे ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में हम देखेंगे कि ब्राह्मण प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो जितनी भी संहिता हैं ये प्रत्येक संहिता, चारों संहिताओं जो वेद हैं उन चारों वेदों के क्या है, अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे वेद देखेंगे ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, ऐत्रेय ब्राह्मण। कौन सा है, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का कौन सा है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। उसके बाद जो है कृष्ण यजुर्वेद का कौन सा है, तो तैत्तिरीय ब्राह्मण है इसका ग्रंथ। और सामवेद का कौन सा है, तो तांडव या पंचाविंश ब्राह्मण है इनका। और अथर्ववेद का क्या है, तो गोपथ ब्राह्मण है इनका। तो ये ग्रंथ हैं किसके, जो वेद हैं इन चारों वेदों के। और जो ब्राह्मण ग्रंथ है, तो कौन वेद का कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। आगे हम देखेंगे उपनिषद। अब उपनिषद क्या होते हैं, तो देखिए उपनिषद वस्तुतः ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग हैं। तो उपनिषद जो है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इनके अंतिम भाग को हम क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। और इनकी जो है संख्या 108 है, परंतु इसमें 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। संख्या उपनिषदों की 108 है, लेकिन 12 प्रमुख हैं। जैसे यहाँ पे कुछ के नाम आपको दिए गए हैं, जैसे ईश, केन, कठ, प्रसन्न, बृहदारण्यक और ऐत्रेय और छंदोग्य, तैत्तिरीय, मुंडक, मांडव्य, श्वेताश्वतर और कौशितकी। तो ये हैं आपके 12 जो है उपनिषद प्रमुख। आइए आगे हम देखते हैं कि विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या जो है 52 मानी है, और इनमें 13 स्वर और 39 व्यंजन माने हैं। तो विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों में कितने 52 संख्या मानी है अक्षरों की, और इनमें जो है 13 स्वर माने हैं, 39 जो है व्यंजन माने गए हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यहाँ से स्टार्टिंग हो गई है शुरू हिंदी की। आगे है कि वैदिक संस्कृत की जो है 3 लिंग होते हैं। तो वैदिक संस्कृत में कितने लिंग हैं, 3। कौन कौन, पुल्लिंग होता था, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और इसके बाद 3 वचन होते थे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये वचन होते थे। अब आइए हम देखते हैं लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत के बारे में हमने देख लिया है। अब लौकिक संस्कृत में देखेंगे इसमें क्या कहा गया है। तो लौकिक संस्कृत में आप देखेंगे कि पाणिनि की अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, पुराण आदि की रचनाएं लौकिक संस्कृत में की गई हैं। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण रह गए। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि वैदिक संस्कृत देख ली हमने। वैदिक संस्कृत में जो है 52 अक्षर हैं, 52 संख्या मानी है, ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। इनमें 13 स्वर 39 व्यंजन। और इसी प्रकार से जो है
लौकिक संस्कृत में केवल 48 मैन ही रह गए हैं। और लौकिक संस्कृत के अंतर्गत कौन कौन आता है? पाणिनि का अष्टाध्यायी, रामायण भी लौकिक संस्कृत में आती है, महाभारत भी लौकिक, और पुराण जो है ये भी लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हमने देख लिया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो हमारी 1500 से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक मानी गई थी। अब हम देखेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक मानी गई है। अब इसके बारे में हम देखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हम किस प्रकार से आपके लिए बहुत ही तरीके से आपके लिए जो है यूनिट नंबर 1 लेकर आए हैं। तो आप यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और जो है वीडियो को शेयर भी कर दें। तो आइए देखते हैं आगे। यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर दें, अपने दोस्तों के पास जरूर भेज दें। आइए देखते हैं। और वीडियो स्किप तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप यदि स्किप करेंगे तो आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। तो आइए इसमें हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध के जन्म तक भारतीय आर्य भाषा विकास के मध्यकाल में प्रवेश कर चुकी थी। 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक के 1500 वर्षों तक भारतीय आर्य भाषा विभिन्न प्राकृतों तथा अपभ्रंश के रूप में विकसित होती हुई आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की जननी बनी। भारतीय आर्य भाषा के मध्यकालीन स्वरूप को 3 भागों में बांटा गया है जो निम्नलिखित है। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहला जो भाग है इसको हम पाली कहते हैं। कौन सा? पाली। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो पाली में जो है, पाली को प्रथम प्राकृतिक भाषा भी कहते हैं। तो पाली को प्रथम प्राकृतिक भी कहते हैं। इसमें जो है बौद्ध साहित्य की रचना हुई है। याद रखना है, पाली में क्या है? प्राकृतिक में क्या है? बौद्ध साहित्य की रचना भी हुई है। इस भाषा में त्रिपिटक ग्रंथों सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की रचना हुई है। तो बौद्ध के जो है त्रिपिटक थे, उनकी जो है इसमें रचना हुई है। किसमें? प्राकृत भाषा में। तो प्राकृतिक भाषा में बौद्ध के तीनों पिटकों की जो है रचना हुई है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक की जो है रचना हुई है। सुत्त पिटक जो है यह साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो क्या है जो इसमें है? सुत्त पिटक में जो है साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए जो है उपदेश इसमें संकलित हैं। उसके बाद है हमारा विनय पिटक। तो विनय पिटक में जो है बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। तो विनय पिटक में क्या है? भाषा तो इसकी प्राकृतिक है। विनय पिटक इन सबकी भाषा कैसी है? प्राकृतिक है। और इनमें जो है उद्देश्य, तो विनय पिटक में जो है जो बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित रूप से करने के लिए कहा था। उसके बाद अभिधम्म पिटक। तो इसमें जो है चित्त, चैतसिक आदि जो है धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। किसमें? अभिधम्म पिटक में। इसकी भाषा कैसी है? प्राकृतिक भाषा है जो पाली मानी जाती है। आइए आगे देखते हैं। पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। तो पाली जो है भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। पाली में लिखे कुछ प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? मलिंदपनहु, महावंश, दीपवंश, अष्टकथा, साहित्य आदि जो है किसमें लिखे गए हैं? पाली में लिखे गए ग्रंथ हैं। वहां है पाली भाषा 3 व्याकरण उपलब्ध है। तो पाली भाषा के कितने व्याकरण हैं? 3 हैं, जिसमें हम कहेंगे सद्धनीति व्याकरण, कच्चान व्याकरण और मुगलान व्याकरण। तो ये 3 व्याकरण किसकी हैं? पाली भाषा की 3 व्याकरण हैं। सद्धनीति व्याकरण की रचना अग्गवंश ने की थी। किसने? अग्गवंश ने जो है की थी, जो एक बमी भिक्षु थे। आगे है श्रीलंका के मुगलान ने कौन सी? मुगलान व्याकरण तथा कच्चान व्याकरण की रचना की थी। पाली भाषा मुख्यतः मगध, उज्जैनी, कलिंग, कौशल आदि स्थानों पर प्रचलित थी। मुख्य रूप से पाली को मध्य प्रदेश की बोली माना जाता है। तो याद रखना है, पाली जो भाषा है कहाँ कहाँ पर बोली जाती है? मगध में, उज्जैनी में, कालिंग में, कौशल में और मध्य प्रदेश में ही जहाँ बोली जाती है। मध्य प्रदेश की भाषा पाली कहलाती है। यहाँ से आपको
क्वेश्चन मिल सकता है कि पाली भाषा कहाँ की है। पाली के बाद हम देखेंगे प्राकृतिक भाषा। कौन सी? प्राकृतिक भाषा। तो प्राकृत भाषा को द्वितीय प्राकृत कहा जाता है। प्राकृतिक प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। हेमचंद, मार्कंडे आदि विद्वानों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। बलरुचि ने सर्वप्रथम प्राकृतिक प्रकाश के नाम से प्राकृतिक व्याकरण लिखा तथा हेमचंद ने प्राकृतिक व्याकरण की रचना की। तो हेमचंद को प्राकृतिक के पाणिनि की संज्ञा दी गई है। तो प्राकृतिक व्याकरण के जो प्राकृतिक के पाणिनि हैं वो कौन है? हेमचंद माने जाते हैं। इन्होंने प्राकृत जो है व्याकरण की रचना की है। और सबसे पहले बलरुचि ने जो है सर्वप्रथम प्राकृतिक प्रकाश नाम से एक ग्रंथ निकाला था। आइए आगे हम देखते हैं कि इसमें आगे है कि बलरुचि ने प्राकृतिक भाषा के 4 भेद माने हैं। एक तो है आपका महाराष्ट्री, दूसरा है पेशाची, तीसरा है मागधी और चौथा है सौरसेनी। परंतु हेमचंद ने इसके प्राकृतिक व्याकरण में प्राकृत के 3 भेदों का ही वर्णन किया गया है। कौन सा है? ऐधमागधी, इसको हम आरसी कहते हैं, चूलिक पेशाची और अपभ्रंश। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है। कौन कौन है? एक तो सौरसेनी, मगधी, ऐधमागधी, दक्षिणत्ताय और बाहलिक, अवंतिजा और प्राच्य, जे इन्होंने भाषा मानी है। आगे है साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से सौरसेनी, पेशाची, महाराष्ट्री, मागधी और ऐधमागधी मुख्य हैं। तो हमारी जो साहित्यिक दृष्टि से हमें इन भाषाओं का जो है यहाँ पे देखना है। कौन कौन सी हमें देखना है? सौरसेनी, पेशाची, महाराष्ट्री, मागधी और ऐधमागधी प्रमुख भाषाएं। आइए आगे हम देखते हैं। तो प्राकृतिक भाषा के प्रकार। तो प्राकृतिक भाषा के प्रकार यही हो जाएंगे जो हमने ऊपर देख लिए हैं। तो निम्न प्रकार हैं। कौन कौन? सबसे पहले हम देखेंगे सौरसेनी प्राकृत। कौन सी? सौरसेनी प्राकृत क्या है, यह कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसके बारे में हम जानेंगे। आइए देखिए, इसमें सौरसेनी प्राकृत मुख्यतः मथुरा के आसपास बोली जाती है। इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा कि सौरसेनी प्राकृतिक भाषा कहाँ पे बोली जाती है। तो यह मथुरा के जो है आसपास बोली जाती है। यह मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में भी है, मथुरा के आसपास भी है। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा बोली है। और आचार्य भरत मुनि के अनुसार सौरसेनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। नाटकों की कैसी थी? नाटकों के जो गद्य भाग थे, गद्य भाग की भाषा थी। बाद में इसमें पंजाबी तथा अन्य हिंदी भाषा समूहों की उत्पत्ति हुई। जैसे दिगंबर जैनाचार्यों ने अपने महाकाव्य सौरसेनी में ही लिखे हैं। तो जो है दिगंबर जैनाचार्यों ने जो उनके महाकाव्य हैं कौन सी भाषा में लिखे हैं? सौरसेनी में लिखे हैं। आधुनिक विद्वानों के अनुसार सौरसेनी प्राकृतिक से ही आगे चलकर महाराष्ट्रीय प्राकृत का विकास हुआ। जैन साहित्य के अतिरिक्त कर्पूर मंजरी, चंद्रलेखा, आनंद सुंदरी आदि रचनाओं में भी सौरसेनी प्राकृत का प्रयोग हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि सौरसेनी का प्रयोग कहाँ कहाँ पर हो गया है। आगे देखेंगे हम। अब हम देखेंगे ऐधमागधी। तो ऐधमागधी मुख्यतः प्राचीन काल में मगध की साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा थी। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार ऐधमागधी मध्य प्रदेश मतलब कि सूरसेन प्लस या मथुरा में बोली जाती है जो, तथा मगध के मध्यवर्ती देश जैसे अयोध्या की भाषा थी। जैन धर्म के अंतिम माने 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने अपने धर्म उपदेश ऐधमागधी में दिए थे। तो जी इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट हो जाएंगे कि जो है ऐधमागधी कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। तो यह मथुरा में बोली जाती है, अयोध्या में माने मध्यवर्ती देश में भी बोली जाती है। और जो है महावीर स्वामी ने जो है अपने जो धर्म उपदेश हैं वो इसी भाषा में दिए हैं। इसी कारण उनके उपदेशों के संकलन को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगे हम कहेंगे कि आचार्य हेमचंद ने ऐधमागधी को आज प्राकृतिक कहा है।
तो आर्ष प्राकृतिक ऐदमागधी को किसने कहा है? हेमचंद ने कहा है। और जैनाचार्यों ने भी ऐदमागधी को विभिन्न नामों से पुकारा, जैसे आदि भाषा, आर्ष, आरसी आदि। तो ये नाम किसके हो गए हैं? ऐदमागधी के जो है नाम हो गए हैं। अब हमने देख लिया ऐदमागधी के बारे में। अब आगे हम देखेंगे मागधी के बारे में, मागधी की भाषा के बारे में हम देखेंगे। यहीं से आपके ऑप्शन में जो आपको क्वेश्चन वहां पे यहीं से मिल सकते हैं, तो आप जो है ध्यान से देखते रहें। और यदि आपको नोट करना है तो नोट भी कर लें। यदि आपको इसकी पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उस पर जो है हम पीडीएफ इसकी अपलोड करवा देंगे, तो आप वहां से इसकी पीडीएफ उपलब्ध कर सकते हैं। आइए आगे हम देखते हैं कि जो मागधी है, मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार, जिसको हम मगध कहते थे, दक्षिण बिहार में प्रचलित थी। पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा भी मागधी कहा गया है। तो जो त्रिपिटक में भगवान बुद्ध ने कौन सी भाषा लिखी है? उपदेशों में जो है मागधी भाषा का प्रयोग किया है। मार्कंडेय ने मागधी की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत से बताई है। तो सौरसेनी प्राकृत से बताई है किसने? मार्कंडेय ने। अश्व घोष के नाटकों में मागधी प्राकृतिक के प्राचीनतम रूप परिलक्षित होते हैं। आगे है प्राकृतिक व्याकरण के अनुसार मागधी प्राकृत की विशेषता थी रा के स्थान पर ला का। किसके? रा के स्थान पर क्या किसका बोध कराते हैं? ये लोग ला बोलते हैं, जिसको हम रा बोलते हैं लास्ट में, उसको ये क्या बोलते हैं? रा बोलते हैं। और सा के स्थान पर सा का उच्चारण कहते हैं, तथा अकारांत शब्दों के कर्ता कारक एक वचन की विभक्ति ए का प्रयोग कहते हैं। जैसे हम कहें जन, तो जी कहेंगे जने, ए का प्रयोग होगा। समझ गए आप? हम कहेंगे जन और जी कहेंगे जने, ए का प्रयोग करेंगे जी। इसी प्रकार से आगे है कि मुद्रा राक्षस और मस्कटिकम आदि रचनाओं में यत् तत्व मागधी की जो है दर्शन होते हैं। यहाँ पे भी मुद्रा राक्षस वगैरह में भी जो है मागधी मिल जाती है। अब आइए हम देखते हैं पैसाची के बारे में। तो जो पैसाची है यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा है। हायले ने इसे द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त भाषा तथा पुरुषोत्तम देव ने संस्कृत और स्वरसेनी की विकृत रूप माना है। तो किसकी? संस्कृत और स्वरसेनी की जो है विकृत रूप इसको माना गया है। पैसाची उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया था। इसके अवशेष चीन, तुर्किस्तान, काफिरिस्तान और गांधार आदि में पाए गए शिलालेख में मिलती है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर की भाषाओं में पैसाची का जो है प्रभाव स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। तो आप जाने गए हैं पैसाची कहाँ कहाँ पर मिलती है। अब पैसाची के बाद आइए हम देखते हैं महाराष्ट्रीय भाषा। तो महाराष्ट्री जो है साहित्यिक प्राकृतिकों में महाराष्ट्री प्राकृतिक सर्वाधिक विकसित है। प्राकृतिक व्याकरणों में ने इसे आदर्श प्राकृत माना है और सबसे पहले उन्होंने ही इसकी विवेचना की थी। प्राकृतिक नाटकों में प्राकृत गद्य रचना प्रायः महाराष्ट्री में ही हुई। काव्य भाषा के रूप में यह पूरे उत्तर भारत में प्रचलित रही। कालिदास तथा हैस ने अपने नाटकों के गीत इसी भाषा में जो है लिखे हैं। आगे देखेंगे हम अपभ्रंश के बारे में। तो अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तृतीय अवस्था है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद और बागभट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा तथा दंडी ने इसे अभिरादी भाषा भी कहा है। आगे देखेंगे तो अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया है। तो अपभ्रंश का जो है सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? पतंजलि के जो है महाभाष्य ग्रंथ है उसमें मिलता है। इस ग्रंथ में उन्होंने उदाहरण देकर अपभ्रंश संबंधित स्पष्ट विचार किए हैं। आगे है डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम व विकास में अपभ्रंश का जन्म काल जो है 700 ईस्वी स्वीकार किया है। डॉक्टर
नामवर सिंह ने भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में भाषा को कितना 700 ईस्वी स्वीकारा है। आगे है, अब आइए आगे हम देखते हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। और इसके बाद जो मार्कंडे व इतर आचार्यों ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद माने हैं। ये 3 भेद इस प्रकार से हैं, आइए देखते हैं। पहला है नागर, जिसको गुजराती की बोली कहते हैं। उपनागर, इसको राजस्थान की बोली कहते हैं। और लास्ट है हमारा ब्राचड़, इसको हम सीधी की बोली कहते हैं, जो किसके अनुसार है, जो मार्कंडे व इतर आचार्यों के अनुसार है। दूहा अर्थात दोहा भी मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छंद है। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप व भाषाएं, तो अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप व भाषाएं आइए हम देखते हैं। तो अपभ्रंश में हम देखेंगे कि स्वर श्रेणी अपभ्रंश जो है उसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं। तो उसमें है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। आपको याद रख लेना है कि स्वर श्रेणी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं आएंगी। स्वर श्रेणी में आएंगी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इसके बाद हम देखेंगे पेशाची अपभ्रंश में, इसमें आएगी पंजाबी। तो पेशाची अपभ्रंश में कौन सी आएगी, पंजाबी आएगी। उसके बाद हम देखेंगे ब्राचड़ अपभ्रंश, इसमें आएगी सिंध। तो इसमें कौन सी भाषा आएगी, सिंध भाषा आएगी। उसके बाद है खस अपभ्रंश, कौन सी है, खस। खस अपभ्रंश में जो है पहाड़ी आएगी, कौन सी भाषा आएगी, पहाड़ी आएगी। अब अगला है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इसमें आएगी मराठी। तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में आपको याद करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि वो तो महाराष्ट्री और मराठी एक ही है। पेशाची पंजाबी हो गई, ब्राचड़ सिंध हो गई। स्वर श्रेणी में याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। इसके बाद हम देखेंगे ऐधमागधी। ऐधमागधी में आप देखेंगे पूर्वी हिंदी, क्या आएगी, पूर्वी हिंदी आएगी ऐधमागधी में। उसके बाद आप देखेंगे मगधी। तो मगधी याद करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी लगभग 4 भाषाएं हैं। इसमें आएगी बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया। तो ये 4 भाषाएं जो है मगधी अपभ्रंश में आती हैं। तो याद कर लें, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि तो स्वर श्रेणी में अपभ्रंश में कौन कौन सी आती हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैसाची में, पैसाची मतलब पासे, पैसाची और पासे ही पंजाबी, तो जी पंजाबी हो गई। ब्राचड़ में याद रखना है सिंध। खस अपभ्रंश में याद रखना है पहाड़ी। महाराष्ट्री में मराठी। और ऐधमागधी में पूर्वी हिंदी। और उसके बाद जो लास्ट में है मागधी में आएगी बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। आइए इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे है अपभ्रंश के महान कवि जो है स्वयंभू हैं। तो अपभ्रंश के महान कवि कौन है, स्वयंभू हैं। उन्होंने परमचर्यु, ऋतुडे में चर्यु तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथों की रचना की। परमचर्यु एक अपूर्ण ग्रंथ है, फिर भी इसमें राम का जो है चरित्र विस्तार से वर्णन किया गया है। और कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त होते हैं। तो ये बात हो गई है हमारी किसके बारे में, कवि स्वयंभू के बारे में। इन्होंने जो है अपने ग्रंथ लिखे हैं। आइए आगे हम देखते हैं कि अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत हैं, जो 10वीं शताब्दी में हुए। कौन है, पुष्पदंत, दूसरे कवि अपभ्रंश के, और जो 10वीं शताब्दी में हुई। इनकी जो है 3 प्रमुख रचनाएं हैं। उनमें है महापुराणिक, रायकुमार चर्यु, जसहर चर्यु। ये 3 जो है इनकी रचनाएं हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, तभी तो हम आपको यहाँ पे गौर करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आगे है अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि जो है धनपाल, 10वीं शताब्दी में भविष्यत कहा की रचना की है। किसने ये की है, धनपाल ने। कब, 10वीं सदी में भविष्यत कहा में जो है इनकी रचना, इन्होंने भविष्यत कहा की रचना की है। आगे है अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में अब्दुल रहमान का नाम आता है। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने जो है संदेश रासक लिखा है। संदेश रासक एक खंड काव्य है, याद रख लेना है। संदेश रासक क्या है, खंड काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की जो है विरह गाथा का वर्णन किया गया है। किसमें, जी है हम संदेश रासक में। आगे है कनकामर मुनि की करंकु चरित
अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना है। अपभ्रंश काल की कुछ अन्य रचनाएं जो है इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। तो रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है प्राकृत व्याकरण, जो लिखी है जैन आचार्य हेमचंद ने, याद रख लेना है। प्राकृत व्याकरण जो है जैन आचार्य हेमचंद की है। उसके बाद है प्रबंध चिंतामणि, जे है मेरुतुंग की। उसके बाद है प्राकृत पेंगलम, जे है लक्ष्मीधर की। उसके बाद है राउलबेल, जे है रोड़ा की। और उसके बाद है संदेश रासक, ये तो अब्दुल रहमान की है। उसके बाद है पहाड़ दोहा, जी है राम सिंह की। जो प्रमुख जो है रचना और रचनाकार आपको याद रख लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या है कि देखो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आएगा यहाँ से नहीं आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आ जाता है वही इम्पोर्टेंट हो जाता है बाद में। तो हम बिल्कुल एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से देखते चलें। पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन आपको उठा के दे दे, तो आपको बहुत ही ध्यान से और शालीनता से पढ़ना है। आगे देखेंगे हम उपदेश रसायन रास, जी है जिनदत्त सूरी की। उसके बाद है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, जी है विद्यापति की रचनाएं हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट है विद्यापति की। उसके बाद है श्यावकारा श्यावकाचार, जी है देवसेन की प्रमुख रचना। तो जी यहाँ पे हमने अपभ्रंश की कुछ रचनाएं और उनकी कवियों के नाम देख लिए हैं। अब देखेंगे अपभ्रंश की प्रमुख विशेषताएं, क्या क्या विशेषता है अपभ्रंश में। इसमें है अपभ्रंश की उकार बहुला भाषा कहा जाता है। तो अपभ्रंश को क्या कहा जाता है? उकार बहुला भाषा कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? उकार बहुला भाषा कहते हैं। सामान्यतः अपभ्रंश टा वर्ग प्रधान भाषा है, इसमें टा की बहुलता होती है। तो यहाँ पे क्या है? टा वर्ण प्रधान है, मतलब हर जगह टा जोड़ा जाता है, और इसमें जो है इड़ा की बहुलता है, माने सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? इड़ा। जैसे अभी ऊपर हमने देखा इड़ा कुमार जो थे, तो इड़ा से जो है शब्द शुरू हो गया है। अभी हमारी जो हिंदी है उसमें इड़ा से शब्द आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे। तो आगे है अपभ्रंश में दो वचन दो लिंग मिलते हैं। नपुंसकलिंग का उदाहरण नागर अपभ्रंश में मिलता है, और आदि काल का द्वितीय प्रकरण अपभ्रंश काल है। आगे आइए हम देखते हैं कि अपभ्रंश अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध। तो अपभ्रंश अवहट्ट और पुरानी हिंदी का क्या संबंध रहा है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में 12वीं शताब्दी तक रहा है, परंतु 1000 ईस्वी तक आते आते यह बोली हिंदी के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। मतलब पहले अपभ्रंश धीरे धीरे बदल कर क्या आ गई है, जी हिंदी बदलती जा रही है। तो 1000 में आती आती यह बोली कैसी हो गई है? हिंदी में के रूप में बदलती जा रही है। आगे है अपभ्रंश के ही परवैती रूप को विद्वान ने अवहट्ट का नाम दिया। तो अब अपभ्रंश के ही परिवैती रूप को, मतलब जो परिवर्तित होकर हिंदी आ रही है ना, इसी को क्या कहा है? अवहट्ट कहा है। 13वीं और 14वीं ईस्वी के साहित्यकारों ने अपनी भाषा को अपभ्रंश अवहट्ट कहा, और हेमचंद ने उन्हें देसी नाममाला में शामिल करना उचित समझा। तो इन्होंने जो है आगे चल के आ रहे हैं, तो 13वीं और 14वीं ईस्वी में इसको क्या अपभ्रंश को कहने लगे, अपभ्रंश अवहट्ट कहा जाने लगा। तो अपभ्रंश जो भाषा है वो किसमें बदलती जा रही है? अवहट्ट में बदलती जा रही है 1000 ईस्वी के बाद से। आगे देखते हैं। अपभ्रंश की ध्वनियां भी हिंदी में प्रचलित हैं। कुछ नई ध्वनियों का भी हिंदी में विकास हुआ है। हिंदी शब्दों की इसी अधिकता को लक्षित कर महापंडित राहुल संकीर्तन और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इस भाषा को पुरानी हिंदी नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1000 ईस्वी के लगभग अधिकांश साहित्य में हिंदी का प्रयोग होने लगा है। तो हम देख रहे हैं अपभ्रंश से क्या आ गई है? हिंदी आ गई है। हिंदी ने अपभ्रंश की सारी प्रवृत्तियों को अपनाया। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक आदि संयोगात्मक भाषाएं भी हैं। संज्ञा सर्वनाम के कारक रूपों के लिए अपभ्रंश में कारक चिन्ह अलग से प्रयुक्त हुए। काव्य में प्रयुक्त भाषा अपभ्रंश कहलाई। तो काव्य में प्रयुक्त जो भाषा है उसको क्या कहने लगे? अपभ्रंश। और बोलचाल में हम हिंदी का यूज करने लगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश के कई उदाहरण अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयुक्त किए हैं। डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी एवं बहुत से अन्य
भाषाविदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। आगे देखेंगे, डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी के अनुसार सौरसेनी अपभ्रंश अर्थात अवहट्ट मध्य प्रदेश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों के भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है। मागधी अपभ्रंश में ही बिहारी, बांग्ला, असमी और उड़िया भाषाओं का विकास हुआ है। आगे है, सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पंजाबी और गुजराती का विकास हुआ है। मार्कंडे और कुछ अन्य विद्वानों ने अपभ्रंश के 3 प्रकार बताए हैं, जिनमें नागर से गुजरात की, उपनागर से राजस्थान की और प्रांचल से सिंध की बोली विकसित हुई है। आगे देखेंगे, इसमें हम इस प्रकार पुरानी हिंदी अर्थात अपभ्रंश और अवहट्ट से ही हिंदी का विकास हुआ है। सिद्ध साहित्य में यदा कदा अपभ्रंश के दर्शन होते हैं। कुछ रूप में सिद्धों ने अपनी रचनाएं हिंदी के तात्कालिक लोक प्रचलित रूप में लिखी। अब आइए हम देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा क्या है। अब फिलहाल की जो भाषा है वो क्या है, और इसमें हम देखेंगे कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से हुआ है। विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाएं हैं, जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, लहंदा, सिंधी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, पहाड़ी, असमिया, पूर्वी हिंदी आदि। कालांतर में पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली ही विकसित होकर अपने परिनिष्ठ और मानक रूप को पाकर वर्तमान में राजभाषा हिंदी के रूप में प्रविष्ट हुई है। तो हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, याद रख लेना है। तो जो है, इन्होंने कहा है कि पश्चिमी हिंदी ही जो विकसित होकर खड़ी बोली के रूप में आज राजभाषा के रूप में यूज हो रही है। तो जो आज की भाषा है हमारी, ये क्या है, हिंदी है, और ये किससे विकसित हुई है, पश्चिमी हिंदी से जो है विकसित हुई है। आगे है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का वर्गीकरण इस प्रकार से किया है, देखते हैं। तो इन्होंने जो है पहले कहा है बाह्य उपशाखाएं। तो बाह्य उपशाखाओं में क्या क्या है, बाह्य उपशाखाओं में है उत्तरी पश्चिमी समूह, इनमें है लहंदा और सिंधी। उसके बाद है दक्षिणी समूह, इसमें है मराठी। उसके बाद है पूर्वी समूह, इसमें है उड़िया, बिहारी, असमिया और बांग्ला। उसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद है मध्य उपशाखा, उसमें है मध्यवर्ती समूह में पूर्वी हिंदी। और लास्ट में है अंतः उपशाखा, इसमें है केंद्रीय समूह, इसमें पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, खानदेशी और राजस्थानी प्रमुख है। आगे देखते हैं पहाड़ी समूह में नेपाली या पूर्वी ही पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी। डॉक्टर हैने ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को 4 भागों में वर्गीकृत किया है। तो इनके अनुसार देखते हैं, इनके अनुसार पूर्वी गोड़ियन, पूर्वी हिंदी आती है, बांग्ला आती है, असमिया आती है, उड़िया आती है। उसके बाद पश्चिमी गोड़ियन, इसमें आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। उसके बाद उत्तरी गोड़ियन, इसमें आती है गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी। और लास्ट में दक्षिणी गोड़ियन, इसमें आती है मराठी। तो इस प्रकार से जो है इन्होंने विभाजित किया है। आगे है भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के क्षेत्रीय स्वरूपों के आधार पर वर्गीकरण किया है। उसमें उन्होंने देखी अपभ्रंश का क्षेत्रीय स्वरूप और आधुनिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो अपभ्रंश यहाँ पे आधुनिक भाषाएं। तो अपभ्रंश में स्वरश्रेणी में कौन कौन आती है, पश्चिमी हिंदी, गुजराती, राजस्थानी और पहाड़ी। आगे है मगधी में बांग्ला, बिहारी, असमिया, उड़िया। तो हमें देखना है मगधी में क्या है, मगधी में बांग्ला, बिहारी, असमिया, उड़िया। मगधी में क्या है, बांग्ला, बिहारी, असमिया, उड़िया। और अर्ध मगधी में है पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्रीय मराठी। और उसके बाद है प्रांचल पेशाची, इसमें है लहंदा, पंजाबी और सिंध। तो ये है हमारी भाषाओं का वर्गीकरण यहाँ पे हो गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे है स्पष्टतः आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। भारत में उस समय अपभ्रंश के विभिन्न रूप प्रचलित थे,
सौरसेनी, मागधी, ऐदमागधी, महाराष्ट्री आदि। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, कश्मीरी, सिंध, मराठी, बांग्ला, उड़िया और असमिया आदि जो है सम्मिलित हैं। चूंकि इन सभी आधुनिक आर्य भाषाओं का स्रोत संस्कृत रही है, इसलिए इन आर्य भाषाओं में संस्कृत के प्रचुर शब्द शामिल हैं। तो जी यहाँ पे हमारी बात हो गई है भाषाओं के बारे में। तो हमने जो है यहाँ पर पूरी जो है थ्योरी यहाँ पे कवर कर ली है। अब इसके बाद में हम आगे जो है हिंदी भाषा के संबंध में, इकाई 1 के संबंध में अभी तक हमने जो कवर किया है, इसके बाद जो हमारा रह गया है वो है हिंदी का भौगोलिक विस्तार। तो अब हिंदी का विस्तार किस प्रकार से होता है। हिंदी में पश्चिमी बोली आती है, पूर्वी हिंदी आती है, उसमें जैसे पश्चिमी हम कहें खड़ी बोली, और हरियाणवी, ब्रजभाषा और बुंदेली, इनकी विशेषताएं, कन्नौजी की विशेषताएं, क्या कन्नौजी होती है। इसी प्रकार से पूर्वी हिंदी में हम देखें अवधी की प्रमुख विशेषताएं, और अवधी के बाद हम देखें बघेली, छत्तीसगढ़ी, उसके बाद राजस्थानी में हम देखेंगे कि मारवाड़ी आती है, मेवाती आती है और मालवी। जी बहुत सी भाषाएं जो है हिंदी विकास का ये काल है। तो जैसे बिहारी में भोजपुरी आती है, मैथिली, मगधी, और पश्चिम पहाड़ी हिंदी में भी जैसे आप जानते हैं गढ़वी आती है। तो इनका क्या क्या इनमें विशेषताएं हैं, क्या है, तो ये है जो है अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इस वजह से हमने यहीं तक आज रहने दिया है। तो 1 यूनिट की आप देख रहे हैं, 2 वीडियो आपके यहाँ पे हो जाएंगे। फर्स्ट यूनिट के पहला वीडियो आप आज ये देख रहे हैं, जिसमें हमने देख लिया भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाओं में आपने देखा प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा, और मध्यकालीन में आपने देखी पाली, प्राकृतिक जो है अपभ्रंश ये देख ली। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषा भी देख ली, उसमें भी हमने सभी बोलियां देख ली हैं। अब इसके बाद आगे हम जो है आगे अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए आज इसके जो है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ हम यही वीडियो में देख लेते हैं। आज जो पढ़ा उसका थोड़ा सा रिवीजन हो जाए कि आपको कैसा लगा है या किस प्रकार से इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए इसके हम कुछ ऑब्जेक्ट, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट देखेंगे। तो बाद में हम इसके बाद में जो है आपके लिए एक सेपरेट जो है ऑब्जेक्टों का वीडियो भी अलग से लाएंगे। तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे इसके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन। आइए देखते हैं। पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि ईरानी महाकाल काल से ही महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे। यह कथन किसने कहा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, राहुल सांकेतन ने, हेमचंद ने, या राम नरेश त्रिपाठी ने। तो आपको बताना है कि ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, और हिंद के बाद हिंद में रहने वाले जो हिंदुस्तान हो गए, हिंदुस्तानी की भाषा क्या हो गई, हिंदी हो गई। तो ये आपने एक कथन सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो आपको बताना है इसको कहने वाले कौन थे। तो इसको कहने वाले जो है हमारे डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी थे। तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि विश्व की भाषाओं को मुख्यतः कितने भाषा परिवारों में विभाजित किया गया है। आपके ऑप्शन है 12, 7, 15 और 10। आपने पढ़ा था कि विश्व में लगभग 2700 से ऊपर और 3000 तक लगभग भाषाएं हैं, और इनमें जो है 12 भाषा परिवार थे। कितने भाषा परिवार थे, 12 भाषा परिवार थे। तो आपकी जो आंसर है ये यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए अगला है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आपके ऑप्शन है द्रविड़, सेमेटिक, भारोपीय और रेड इंडियन। आपको बताना है इसका राइट आंसर कि हिंदी भाषा जो है किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पे आंसर जो है द्रविड़ भाषा परिवार में जो है हमारी हिंदी आती है। तो आपका यहाँ पे आंसर दी नहीं, यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका होगा भारोपीय, क्योंकि भारत प्लस यूरोप आपने पढ़ा था वहां पे, भारत प्लस यूरोप में क्या है, भारोपीय भाषा। तो इसका आंसर सी होगा। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, हम आपको इस प्रकार से कंफ्यूज कर रहे हैं जिससे आपको समझे कि कैसे क्वेश्चन आपके वहां पे आएंगे, वो आप ऐसे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो इसका आंसर सी जो है राइट आंसर होगा। आइए अगला है हमारा चौथा, भारतीय आर्य भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंधित है। चीनी से हैं, भारोपीय से हैं, सूडानी से हैं, या द्रविड़ से। आपको इसका आंसर भी आ गया होगा। इसका आंसर होगा कौन सा, भारोपीय भाषा। बी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है कौन सी है। वैदिक संस्कृत, पाली, अवहट या प्राकृत। तो आपको बताना है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा
इनमें से कौन सी है? तो आपको पता है जो वैदिक संस्कृत है, इसमें वेद आते हैं चारों, तो इसमें क्या है, वैदिक संस्कृत जो है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मानी गई है। ये जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, वैदिक ग्रंथों की भाषा है पाली है, लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है या अवहट्ट अपभ्रंश है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर आप जानते हैं कि वैदिक संस्कृत जो है वैदिक ग्रंथों की भाषा है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, 7वां। विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, इनमें जो है कितने स्वर कितने व्यंजन माने गए हैं? आपके ऑप्शन है 11 स्वर और 41 व्यंजन, दूसरा ऑप्शन है 13 स्वर और 39 व्यंजन, 12 स्वर और 40 व्यंजन, 15 स्वर और 37 व्यंजन। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपने यदि ढंग से शुरू से स्टार्टिंग से सही से पढ़ा है तो आपको इसका आंसर जो है आ गया होगा। तो आपका इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे 13 स्वर और 39 जो है व्यंजन यहाँ पे माने गए हैं। आइए अगला हम देखते हैं, 8वां यहाँ पर है हमारा। 8वां है लौकिक संस्कृत से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो हमें असत्य कथन बताना है। पहला आपका ऑप्शन है कि लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण शेष रह गए। लौकिक संस्कृत की ध्वनि में जिह्वा मूलीय तथा उप उपधमानीय लुप्त नहीं हुए। अगला है रामायण महाभारत अष्टधायनी पुराण आदि में जो है लौकिक संस्कृत में ही है। अगला है लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया है। तो आपको इसका आंसर बताना क्या है? तो इसका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा, क्योंकि लौकिक संस्कृत में हमें असत्य कथन गलत कथन चुनना था। तो यहाँ पे जो बी वाला जो है गलत कथन है कि लौकिक संस्कृत की ध्वनियों में जिह्वामूलीय तथा उपधमानीय लुप्त हो गई थी। बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा है 9वां, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कार्यक्रम क्या है? क्या इसको हम 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व मानते हैं, या 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी मानते हैं, या 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी मानते हैं, या 500 ईस्वी से अब तक मानते हैं? तो आपका इसका जो आंसर होगा, हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को 500 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी पूर्व से लेके 1000 ईस्वी मानते हैं। बी जो है यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, 10वां है, प्रथम प्राकृत भाषा कहा जाता है अपभ्रंश को, संस्कृत को, पाली को या अवहट्ट को? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो प्रथम प्राकृत भाषा जो है पाली भाषा को कहा जाता है। सी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं, त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में, प्राकृत में, अपभ्रंश में या पाली में? तो 11वां का जो आंसर है आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक जो थे उनकी जो भाषा है वो कैसी है? पाली भाषा मानी गई है। डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए 12वां हम देखते हैं, निम्न में पाली भाषा में लिखी जाती है। तो पाली भाषा में लिखी रचना है कौन सी है? महाभारत है, कर्पूर मंजरी है, जैन ग्रंथ आगम है या मिलिंद पनोह है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो 12 का यहाँ पे आंसर जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पनोह जो है पाली भाषा में लिखी गई रचना है। आइए अगला हम 13वां देखते हैं, सद्य नीति व्याकरण के रचनाकार थे कौन थे? मोगलान, कचान, अगवंश और अश्वघोष। तो आपको 13 का जो है राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी है। अग्रवंश जो थे वो सद्य नीति व्याकरण के जो है रचनाकार थे। तो इसका सी जो है राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए हम 14वां क्वेश्चन देखते हैं, कच्चन व्याकरण किस भाषा में लिखा ग्रंथ है? आपके ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या खड़ी बोली। तो 14 का आपका आंसर जो है वो पाली यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 15वां, प्राकृतिक भाषा को ऐधमागधी, चूलिका पेशाची, अपभ्रंश इन 3 भागों में किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है आपके बररुचि, हेमचंद, जॉर्ज ग्रियर्सन, मार्कंडे। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है।
इसका राइट आंसर जो है हेमचंद यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने ही विभाजित किया था। आइए अगला है हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्न में किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से था? ऑप्शन है आपकी प्राकृत, दूसरा है सौरसेनी प्राकृत, तीसरा है ऐधमागधी प्राकृत, चौथा है मागधी प्राकृत। तो आपका इनमें से आंसर बताना है आपको। तो 16 का आपका आंसर जो है ऐधमागधी प्राकृत जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी का संबंध जो है मगध के मध्यवर्ती देश से था। आइए 17वां हम देखते हैं। 17 का जो है मार्कंडे ने मगधी की उत्पत्ति किससे बताई है? ऑप्शन है आपके सौरसेनी से, ऐधमागधी प्राकृत से, महाराष्ट्री प्राकृत से, अपभ्रंश अवहट्ट से। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। इसका जो है राइट आंसर है ए, सौरसेनी प्राकृत से जो है मार्कंडे ने मगधी की उत्पत्ति बताई है। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। आइए 18वां हम देखते हैं। जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। इन उपदेशों की भाषा थी कैसी थी? सौरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत, ऐधमागधी प्राकृत या पाली? तो आपको 18 का जो है आंसर बताना है। तो आपका 18 का जो है राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऐधमागधी प्राकृत भाषा जो थी। राइट आंसर क्या है? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां है, राके स्थान पर ला का उच्चारण किस प्राकृत में देखने को मिलता है? आपके ऑप्शन है सौरसेनी प्राकृत, ऐधमागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत या प्रथम प्राकृत। तो आपको 19 का आंसर बताना है। तो इसका भी आंसर आपका सी होगा, मागधी प्राकृत में रा के स्थान पर ला जो है कहा जाता है। आइए अगला लास्ट क्वेश्चन 20वां देखते हैं। तो निम्न में कौन सी आधुनिक भाषा ऐधमागधी अपभ्रंश की है? ऑप्शन है आपके पश्चिमी हिंदी, लहंदा, मराठी और पूर्वी हिंदी। तो आपको इसका जो आंसर है वो डी यहाँ पे पूर्वी हिंदी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से हमने जो है आज यूनिट 1 की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है क्लास यहाँ पे आपके लिए कवर की है। तो आप बिल्कुल वीडियो हमारा देखते रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर मार दें, क्योंकि जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आपके लिए लेकर जो आ रहे हैं उसमें आप देख रहे हैं कि कंटेंट आपका किस प्रकार से है। आपका कंटेंट जो है बहुत ही तरीके से है और इसमें सब कुछ कवर किया गया है और थ्योरी के माध्यम से आपको जो है सब कुछ बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि यूनिट नंबर 1 को हमने बहुत तरीके से किया है और उसमें जो है अभी हमने आधी यूनिट कवर कर ली है। आधी यूनिट जो है इसका सेकंड वीडियो जो आएगा उसमें बाकी कुछ ऑब्जेक्ट और बाकी थ्योरी भी इसी वीडियो में कवर अगले वीडियो में कवर की जाएगी। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें, क्योंकि हम आपके लिए जो लेकर आ रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए लेकर आ रहे हैं और आपके जो है बैग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देखते हैं। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।